रिन्यूअल ऑफ द बिल, राइट। रिन्यूअल कब होता है? जब बिल डिसऑर्डर होगा तो ड्रॉवी रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉवर को कि बिल क्या हो जाए, रिन्यू करना है फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, राइट। राम ने सीता पे बिल ड्रॉ किया था 10,000 के लिए, एंड ऑन ड्यू डेट ऑफ द बिल सीता डिसऑनर्ड द बिल एंड Ram paid noting charges of rupees 100. So now Ram has to recover total 10,100 from whom? Sita. On the same date, Sita requests Ram to renew the acceptance, renew the bill. ठीक है? Ram agrees on a condition that Sita will pay rupees 3,000. वो जो 10,000 का बिल था उसमें से she has to pay 3,000. तो अभी मतलब 10,000 में से she will pay to you 3,000. तो अभी भी कितना बाकी रहेगा? 7,000. And he will draw a new bill for balance amount including interest at the rate of 12% per annum and noting charges. Try to understand, right? यहाँ पे ये नहीं लिखा है कितने मंथ्स के लिए रिन्यू करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सीता रिक्वेस्ट राम टू रिन्यू द बिल फॉर, राइट, renew the bill for some period of time. Like example, it can be, right, renew the bill for 2 months. ठीक है? Then Ram agrees, right, on a condition that Sita will pay 3,000. पहले ये समझ लेना, जब बिल डिसऑनर होता है तो राम को सीता से कितना रिकवर करना है? दो चीजें रिकवर करनी होती है, एक बिल अमाउंट विच इज 10,000 एंड दूसरा रिकवर करना तो नोटिंग चार्जेस विच इज 100. टोटल रिकवर करना है 10,100. तो मैं यहाँ पे उसको बाइफरकेट करके लिखता हूँ, पहले समझ लेना, फिर एंट्रीज आ जाएंगी. टोटल हमें लेना है 10,000 प्लस 100 नोटिंग चार्जेस, बराबर. सीता इसमें से 3,000 पे करेगी, सो बैलेंस कितना रहेगा? 7,000. सीता इज रेडी टू पे 3,000. राम ने कंडीशन भी डाली कि सीता वो बिल रिकवर करेगा, बट सीता ने 3,000 पे करने हैं, तो सीता विल पे 3,000. सो 10,000 में से पार्शियल अमाउंट आ गई 3,000, अभी भी 7,000 बाकी है. राम विल ड्रॉ ए न्यू बिल फॉर बैलेंस अमाउंट, मतलब 7,000 अभी भी आना बाकी है, तो 7,000 के लिए बिल ड्रॉ करेगा एट द रेट ऑफ, राइट, 12% पर एनम इंटरेस्ट. मतलब 7,000 पे अब वो बोलेगा देखो पहले तुझे मैंने 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया था, नाउ यू वांट फर्दर क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. शी वांट्स टू रिन्यू द बिल फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स. वो बोलती 2 मंथ में मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपको 2 मंथ्स के बाद पे करूंगी, राइट. अब 2 मंथ्स का बिल ड्रॉ करो. समझ में आ रहा है? तो राम बोलता है कि मैं इस 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट भी लगाऊंगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. सो 7,000 पे at the rate of 12% per annum for 2 months, which will be 140. इंटरेस्ट लगाया जाएगा कितना? 140. इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे आता है? इंटरेस्ट हमेशा अनपेड अमाउंट पे आता है. बिल अमाउंट में से नोटिंग चार्जेस पे इंटरेस्ट आता है क्या? नहीं. नोटिंग चार्जेस पे कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता है. जो बिल अमाउंट है उसमें से जितना अनपेड है उस अमाउंट पे इंटरेस्ट आता है. नाउ तो अब हमें सीता से क्या क्या रिकवर करना है? टोटल 10,000 रिकवर करना है, फिर 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस रिकवर करने हैं, एंड जो अनपेड अमाउंट है उस पे 140 रुपीज का इंटरेस्ट भी रिकवर करना है. 3 चीजें रिकवर करनी है रिन्यूअल के टाइम. एक मेन बिल अमाउंट 10,000, दूसरा नोटिंग चार्जेस ऑफ 100 एंड इंटरेस्ट 140 रुपीज. सो टोटल हमें उससे 10,240 रिकवर करना है, उसमें से वो हमें 3,000 पे करने वाली है. समझ में आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें टोटल क्या रिकवर करना है, राइट? बिल अमाउंट ऑफ 10,000, बराबर. उसके बाद दिस इज नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट, 140 रुपीज का इंटरेस्ट आया. इस 10,000 में से सी इज रेडी टू पे यू 3,000, तो 7,000 बिल में आ जाएगा. 100 रुपीज अगर वो हमें कैश में देती है तो 3,000 प्लस 100 आ जाएगा. बट
वो खाली 3000 पे करने वाले, नोटिंग चार्जेस बिल में देने वाली है, तो ये भी बिल में आ जाएगा। ये जो 140 रुपीज का इंटरेस्ट है 7000 पे, शी मे गिव इन कैश और शी मे गिव अलोंग विद द बिल, ये वो भी हमें बिल के साथ दे रही है। Are you getting my point? So try to understand, हमें तीन चीजें लेनी होगी रिन्यूअल के टाइम, ओरिजिनल बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। टोटल हमें उससे 10,240 लेने, उसमें से शी इज रेडी टू पे यू 3,000 and she is ready to accept the bill for the balance amount including interest and noting charges. So bill includes balance amount of 7,000, noting charges and interest. So नया बिल कितने का बनेगा? 7,000 प्लस 100 प्लस 140 कितने का बनेगा? 7,240। ठीक है। सो अब देखते हैं फर्स्ट, 4 एंट्रीज आती है रिन्यूअल के, 4 एंट्रीज आते हैं। फर्स्ट डिसऑनर, रिन्यूअल करने से पहले डिसऑनर होना चाहिए। अगर आपको फिर से शादी करनी है तो पहले डिवोर्स लेना होगा, वैसे शादी नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आपको रिन्यू करना है तो पहले वाला डिसऑनर करो। सो अगर आपको बिल रिन्यू करना है तो पहले बिल डिसऑनर करो, तो डिसऑनर की एंट्री आएगी। मैंने गुड सेल किए, बिल ड्रॉ किया, वो हो गए सब। अब डिसऑनर के आगे की एंट्री समझा रहा हूँ। पहले बिल डिसऑनर किया जाएगा। राम किसको डेबिट मारेगा? राम ड्रॉवर, जिसने उसको बिल दिया था डेबिट करेगा। सीता ने बिल दिया था, सीता अकाउंट डेबिट 10,000। 2 क्रेडिट किसको करेगा? राइट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। व्हाई? बिकॉज आई हैव अज्यूम दैट बिल हैज बीन, राइट, मैंने क्या अज्यूम किया है कि बिल रिटेन है। ठीक है, ये आ गया। सेकंड, नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी ऑब्वियसली, सीता अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस 100 है। 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 100, यू पेड नोटिंग चार्जेस 100। ठीक है, तो सीता को अभी तक कितना डेबिट किया? डेबिट किया मतलब उसको डेटर किया, कितने रिसीवेबल दिखाया उससे? 10,100। तीसरी एंट्री आती है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट भी लेना है तो सीता को और डेबिट किया जाएगा। सीता अकाउंट डेबिट 140 रुपीज। 2 इंटरेस्ट इज आर इनकम, बिकॉज हम उसको क्रेडिट पीरियड देने वाले हैं, तो इंटरेस्ट विल बी इनकम, इनकम सा क्रेडिटेड। इंटरेस्ट अकाउंट 140। तो ऐसे बोलो को सीता को हमने 3 थप्पड़ मारे, एक बिल अमाउंट के लिए, दूसरा नोटिंग चार्जेस मारे उसके मुंह पे, एंड तीसरा हमने मारे, राइट, क्या? इंटरेस्ट। सो हमने उसको 3 चीजें हम उससे रिसीवेबल दिखा रहे, 10,000, नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट, हम उसके 3 चीजें क्या कर रहे? रिसीवेबल दिखा रहे। टोटल हमें उससे लेने हैं 10,240। उसमें से सी इज रेडी टू पे यू 3,000 इन कैश। अब जो जो कैश में आएगा लेंगे। अब सेटलमेंट, अब सेटलमेंट की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कितनी कैश दे रही है वो आपको? 3,000, बराबर। शी इज रेडी टू पे यू 3,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बाकी के लिए वो बिल एक्सेप्ट करेगी, हमें बिल मिल जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल बनेगा? 7,000 प्लस 100 प्लस 140, टोटल कितने का बिल बनेगा? 7,240। 2 सीता अकाउंट क्रेडिट 10,240 आ गया। दीज आर द 4 एंट्रीज। पहले डिसऑनर की एंट्री डालो, फिर नोटिंग चार्जेस की एंट्री डालो, फिर इंटरेस्ट की एंट्री डालो, 3 चीजें रिकवरेबल दिखाओ, एंड फिर जितना कैश में आएगा कैश में ले लो, बाकी सब अमाउंट किस में आएगी? राइट, बिल के थ्रू आएगी। यू विल रिसीव कैश, कैश कम्स इन डेबिट, you receive bill debit to drawee. These are the 4 entries of the renewal. अब आपके पास नया बिल आ गया, कितने का बिल आ गया? 7,240। so you have again 4 options with this 7,240 का बिल। एक आप रिटर्न करो, आप डिस्काउंट करो, आप एंडोर्स करो, या आप कलेक्शन के लिए भेजो। फिर ड्यू डेट पे, इस बिल के ड्यू डेट पे या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। अगर ऑनर होगा तो अच्छी बात है, डिसऑनर होगा तो मे बी फिर रिन्यू हो जाएगा, उसमें से वो थोड़ा पे करेगी, बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, नोटिंग चार्जेस आएंगे, फिर रिन्यूअल होगा। फिर वो बिल, उस बिल के साथ भी 4 ऑप्शंस आएंगे, रिटेन,
डिस्काउंट कलेक्शन के लिए भेज दो, एंडोर्स करो, वो नया वाला बिल, राइट, मतलब ये सेकंड बिल था, वो वाला थर्ड रहेगा। थर्ड बिल अगर ऑनर होते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रिन्यूअल के लिए जाएगा, साइकिल चालू रहेगी। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर इतने बार कौन रिन्यू करेगा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। या जनरली हमें एक ही रिन्यूअल रहता है क्वेश्चन में 10 मार्क के लिए, दो दो बार रिन्यूअल नहीं होता है, ठीक है। आगे मैंने सीता को, ड्रॉवर ने सीता को 3 थप्पड़ मारे, ऐसे बोलो। एक बिल अमाउंट के लिए, दूसरा नोटिंग चार्जेस के लिए, तीसरा इंटरेस्ट के लिए। 3 बार डेबिट किया, रिसीवेबल दिखाए और फिर जितना मिला उतना ले लिया, बाकी का बिल। अब सीता के बुक्स में एंट्री समझते हैं, ठीक है। पहले डिसऑनर की एंट्री, रिन्यूअल के पहले डिसऑनर की एंट्री, क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, 10,000 का बिल डिसऑनर हो गया। 2 बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2, राम अकाउंट क्रेडिट 10,000। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सेकंड, नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी, क्या आती है? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू राम अकाउंट क्रेडिट 100, ये सेकंड एंट्री आ गई। थर्ड देखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट भी पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, राम का इनकम है, हमारा एक्सपेंस है, सीता के लिए एक्सपेंस है, बिकॉज सीता ने टाइम पीरियड मांगा है, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 140 टू राम अकाउंट क्रेडिट 140, ठीक है। एंड द फोर्थ, राइट, टोटल कितना देखो, राम ने सीता को 3 बार डेबिट किया, एक 10,000 के लिए, फिर नोटिंग चार्जेस के लिए, फिर इंटरेस्ट के लिए। वैसे सीता ने राम को 3 बार क्रेडिट किया, एक बिल के लिए, फिर नोटिंग चार्जेस के लिए, फिर इंटरेस्ट के लिए। तो सीता बोल रही है राम को, मुझे तुझे टोटल 10,240 पे करने। अब वो राम का अकाउंट सेटल करेगी, राम अकाउंट डेबिट 10,240, एक ही शॉट में डेबिट, 3 बार क्रेडिट किया, एक ही शॉट में डेबिट पूरा। 2 कैश, कितना कैश दिया है? 3,000, बाकी का एक्सेप्टेंस 2 बिल्स पेएबल, कितना? 8,240, सॉरी 7,240। These are the entries of renewal in the books of whom? In the books of your सीता। मैं एक मिनिमाइज करता हूँ वीडियो मेरा वाला, तो आपको दिखेगा। देखो, कंपेयर करो इन द बुक्स ऑफ राम एंड इन द बुक्स ऑफ सीता, ठीक है। देखो, राम ने सीता को 3 बार डेबिट किया था, इसलिए सीता ने भी राम को 3 बार क्रेडिट किया। एंड फिर राम को कैश आ गई, जितनी कैश आ गई राम ने कैश को डेबिट किया, सीता ने कैश को क्रेडिट किया, बिकॉज सीता के लिए कैश विल गो आउट। राम ने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया, सीता के लिए वो बिल्स पेएबल है, शी विल क्रेडिट। एंड राम ने सीता को क्रेडिट किया, तब सीता ने राम को क्या किया? डेबिट किया। फिर से अकाउंट सेटल हो गए, राम के लिए अब नया बिल आ जाएगा 7240 को, सीता के पास नया बिल एक्सेप्टेंस आ गया, शी हैज एक्सेप्टेड ए न्यू बिल 7240, आगे की अकाउंटिंग 7240 के हिसाब से रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द एंट्रीज ऑफ रिन्यूअल। मैं यहाँ पे एक बीच में लाइन डाल देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। रिन्यूअल के 4 एंट्रीज होते हैं, रिन्यूअल के 4 एंट्रीज होते हैं, उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि पहली बात क्या, सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए कि रिन्यूअल में हमेशा इंटरेस्ट लगता है। बिकॉज अगर आप टाइम पीरियड, ड्रॉवी को टाइम पीरियड इंक्रीज करके दे रहा है तो फ्री में तो नहीं देगा। देखो, फर्स्ट टाइम जो क्रेडिट पीरियड मिला था वो बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन था, वो परचेस सेल की वजह से था। एंड दैट इज यूजुअली कि हम हमारे डेटर्स को टाइम पीरियड देते हैं, क्रेडिट पीरियड देते हैं, बट अगर क्रेडिट पीरियड के भीतर अगर वो पे नहीं करता है तो अमाउंट ओवरड्यू हो जाती है। आउटस्टैंडिंग अलग एंड ओवरड्यू अलग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मैंने यहां पे सेल किया, गुड्स आर सोल्ड ऑन दिस डेट, ये आपकी ड्यू डेट है। इस पीरियड में
जो अमाउंट पेएबल है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। सो सीता के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड था उसमें वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी, एंड अगर इसके बाद अगर पेमेंट नहीं होता है इस पीरियड के भीतर तो उस अमाउंट को ओवरड्यू अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवरड्यू। अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे नहीं लगता है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है, ओवरड्यू अमाउंट पे लगता है। बिकॉज इस पीरियड में वैसे भी आपने क्रेडिट पीरियड दिया था तो क्रेडिट पीरियड में आप इंटरेस्ट नहीं लगाते, बट क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया और फिर भी पैसा नहीं आया, तब जब से क्रेडिट पीरियड खत्म हुआ है तब से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड ओवरड्यू अमाउंट। एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपके फीस का पेमेंट की लास्ट डेट 31st ऑफ मई है, तो 31st ऑफ मई तक हम बोलेंगे आपकी फीस आउटस्टैंडिंग है। 31st मई के बाद मैं बोलूंगा आपकी फी ओवरड्यू है। वी डोंट चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट, बट मैं समझा क्या रहा हूं कि जो ड्यू डेट है ना पेमेंट के, तब तक वो अमाउंट को आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोला जाता है। ये बहुत स्मॉल थिंग है, ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हम कभी, हमें कोई बोलता भी नहीं पहली बात, राइट? मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड ओवरड्यू अमाउंट में डिफरेंस क्या होता है। जब क्रेडिट पीरियड के भीतर उस अमाउंट को बोलते हैं आप आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? ओवरड्यू अमाउंट है। तो इस केस में जब वो क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया तो आई विल से 7,000 अमाउंट वाज ओवरड्यू, 3,000 पेड कर दिया, 7,000 बाकी है, ओवरड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, या जितना अनपेड अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर सीता बोलती मैं कुछ भी नहीं पे कर सकती, 10,000 में से 1 रुपया भी पे नहीं कर सकती, तो राम को 10,000 के लिए बिल ड्रॉ करना पड़ता एंड वो इंटरेस्ट 10,000 पे लगाता। अगर सीता 7,000 पे करती, बोलती 3,000 के लिए बिल ड्रॉ करो, तो इंटरेस्ट 3,000 पे लगता। जितना उसने पेड नहीं किया है उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। नोटिंग चार्जेस वो कैश में भी दे सकती है या बिल में एक्सेप्ट करेगी, इंटरेस्ट कैश में दे सकती है या बिल में एक्सेप्ट करेगी। वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। समझ में आ रहा है? सो इस क्वेश्चन में she paid only 3,000 and she accepted in bill including noting charges interest, इसलिए 7,000 जो बिल में नोटिंग चार्जेस भी आ चुके हैं 100 रुपीज के एंड इंटरेस्ट भी आ चुका है 140 का। इन सम क्वेश्चंस she may pay noting charges interest in cash, बोलोगे 7,000 रख दो, उसका बिल ड्रॉ करें, so she will pay 3,000 plus 100 plus 140 in cash and 7,000 के लिए क्या करेगी? बिल एक्सेप्ट करेगी। नोटिंग चार्जेस पे कभी भी इंटरेस्ट लगाया नहीं जाता। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो फिर मैं इसके लेजर्स भी समझा दूंगा, पहले ये समझ लेना। सो देयर आर 4 एंट्रीज ऑफ डिसऑनर, ठीक है? नाउ इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना। ए, सीता pays rupees 3,000, ठीक है, and accepts bill for balance amount जो हमने अभी किया है वो 7,000 के लिए, along with interest and noting charges, balance amount including noting charges, and interest, ठीक है? B, सीता pays rupees 3,000 and noting charges of rupees 100, right? And accepts bill for balance amount including interest. This is case 2. केस 3, ठीक है? मतलब इस केस में क्या कर रहा है, वो 3,000 दे रही है और बोल रही है नोटिंग चार्जेस भी कैश में दूंगी, तो 3,000 प्लस 100 कैश में आएगा, 7,000 प्लस इंटरेस्ट 140 वो बिल में आएगा। देखो
यू हैव टू रीड इंग्लिश वेरी केयरफुली. इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए. किस में क्या जाने वाला है? नोटिंग चार्जेस कैश में आने वाले या बिल में? इंटरेस्ट कैश में आने वाला है या बिल में? पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 7,000 पे इंटरेस्ट फिक्स है. ठीक है, आगे. सीता पेज ₹3,000 एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹140 था ना, एंड एक्सेप्ट्स bill for balance including interest ठीक है. एंड डी मतलब सी में क्या कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट दे रही है कैश में एंड नोटिंग चार्जेस बिल में. एंड द लास्ट केस, सीता पेज ₹3,000 along with right interest of ₹140 and noting charges of ₹100 and accepts right bill for balance. मतलब फर्स्ट केस में क्या हुआ देखो, फर्स्ट केस में उसने 3,000 दिए, नए बिल में 7,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्जेस. सेकंड केस में क्या, वो नोटिंग चार्जेस कैश में दे रही है, इंटरेस्ट किस में जा रहा है, बिल में. सी में उल्टा हो गया, इंटरेस्ट कैश में दे रही है, नोटिंग चार्जेस बिल में. एंड फोर्थ केस में इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस दोनों कैश में देने वाली है, बिल खाली 7,000 का बनेगा. मैंने 4 केसेस लिए, एंट्रीज वही रहेगी, खाली अमाउंट रिशफल होंगे. ठीक है, सो ध्यान देना. मैं एक ही एंट्री लिखता हूं और आपको लिखना मत, खाली ऑब्जर्व करना. मैं कैसे कॉलमनार लिख रहा हूं. इन द बुक्स ऑफ राम, ड्रॉवर के बुक्स में. ठीक है, रिन्यूअल की एंट्रीज डालने, 4 एंट्रीज हमेशा याद रखना. रिन्यूअल के 4 एंट्रीज. पहले डिसऑनर, जिसने बिल दिया था, सीता ने बिल दिया था, सीता अकाउंट डेबिट. 2, जिसको बिल ट्रांसफर किया तो उसको क्रेडिट किया जाएगा. अगर डिस्काउंट क्या होता, टू बैंक. इंडोर्स क्या होता, टू एंडोर्सी. कलेक्शन के लिए भेजा होता, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. तीनों नहीं है, मतलब बिल रिटेन था, टू बिल सेबल क्रेडिट. नेक्स्ट, सेकंड, फिर नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी. सीता अकाउंट डेबिट, एक बार डेबिट किया ना तो उसको डेबिट करते रहो. 2, हम खुद ने नोटिंग चार्जेस पेड किए टू कैश. बैंक ने किए होते टू बैंक, एंडोर्सी ने किए होते टू एंडोर्सी, एंड कलेक्शन केस में हम ही पे करते इसलिए टू कैश. 4, थर्ड, रिन्यू होगा तो इंटरेस्ट भी लगेगा. इंटरेस्ट सॉरी, सीता से इंटरेस्ट लेना ना, इनकम है हमारा, सीता से इंटरेस्ट लेना तो सीता को डेबिट किया जाएगा. सीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. ऐसे समझो कि हम उसको 3 थप्पड़ मार रहे हैं. ठीक है, आगे नंबर 4 क्लियर है. एंड सीता आपको कैश देगी. ठीक है, सीता आपको कैश देगी या राइट आपको बिल देगी. यू विल रिसीव द बिल टू सीता का अकाउंट क्लोज कर दो, सीता क्रेडिट. दीज आर द एंट्रीज. ठीक है, अब हम एक एक एंट्रीज करेंगे. दिस इज केस 1, केस ए, केस बी, खाली अमाउंट चेंज होगी, केस सी एंड केस डी. ठीक है, देखते हैं. केस ए में कितने का बिल डिसऑन होगा, 10,000, वो सेम रहेगा. सीता अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल सेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000 बीइंग बिल डिसऑनर्ड. फिर नोटिंग चार्जेस पे किए हमने. सीता अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 100 बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड.
फिर हम सीता को 140 का इंटरेस्ट लगाने वाले हैं, राइट। सीता अकाउंट डेबिट 140 टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट 140। ये इंटरेस्ट हम किसी को देंगे नहीं, हमारा है, हम उसको एक्स्ट्रा पीरियड दे रहे हैं। एंड फिर केस 1 में क्या हुआ था, हम उससे खाली 3000 कैश में ले रहे हैं, बाकी सब चीजें बिल में आने वाली है। हम उससे सब चीजें कैश में ले रहे हैं एक्सेप्ट, राइट, मतलब खाली 3000 ही हम कैश में लेने वाले, बाकी जो भी चीजें सब किस में आने वाले, बिल में। सो 3000 कैश में आएंगे, कैश कम्स इन डेबिट, ठीक है। कैश कम्स इन डेबिट कितना आएगा, 3000, ठीक है। कैश कम्स इन डेबिट 3000, उसके बाद बाकी कितना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का आएगा, 7240, 7240 एंड 2 उसका अकाउंट क्लोज करना होगा, दैट इज कितना आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 3000, बिल कम्स इन 7000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 240, to Sita 10,240. This is the case A. आगे अब केस बी देखते हैं, ठीक है। केस बी में क्या हुआ, वो आपको नोटिंग चार्जेस कैश में देने वाली है एंड इंटरेस्ट बिल में देने वाली है। लास्ट वाली एंट्री चेंज होगी, फर्स्ट एंट्री सेम, सीता टू बिल रिसीवेबल 10,000 10,000, बिल डिसऑनर हो गया। नोटिंग चार्जेस सीता टू कैश सेम, इंटरेस्ट भी सेम रहेगा 140 140, सीता टू इंटरेस्ट। एंड फिर वो हमें 3000 प्लस नोटिंग चार्जेस कैश में देने वाले। केस भी पढ़ो, सीता पे 3000 एंड नोटिंग चार्जेस 100, सो हमें उससे 3100 कैश में आ गए। तो बाकी 7000 एंड इंटरेस्ट 7140 बिल में आ जाएगा टू सीता 10,240, 10,240। क्लियर है? आगे यहां तक क्लियर है? आगे अब तीसरे केस में आप बोलोगे सर पहले 3 एंट्री सेम रहेंगे क्या? हमेशा सेटलमेंट चेंज होगा। समझ में आ रहा है? कैश में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो पढ़ना होगा ठीक से। 10,000 फिर 100 फिर इंटरेस्ट 140 140 बिकॉज 7,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, वो तो हर जगह पे सेम ही है, ठीक है। एंड नाउ शी सेज शी विल पे 140 इंटरेस्ट इन कैश एंड 100 नोटिंग चार्जेस अलोंग विद बिल। मतलब हमें कैश में आ जाएगा 3,140, बिल में आ जाएगा 7,100 टू सीता 10,240। ये आपकी केस सी आ गई। एंड लास्ट केस में बिल डिसऑनर हो गया, सीता टू बिल रिसीवेबल 10,000 10,000, नोटिंग चार्जेस सीता टू कैश 100 बराबर। देन इंटरेस्ट के लिए सीता टू इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट किया जा रहा है एंड फिर सीता बोलती है मैं आपको 3,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्जेस कैश में दूंगी। मतलब हमें उससे 3,240 कैश में आ गए, राइट। 7,000 जो बैलेंस है वो बिल में आएगा टू सीता 10,240, 10,240। क्लियर है? सो राइट, सो दीज आर द वेरियस केसेस। देखो फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, अगर वैसे देखा जाए ना कोई फर्क नहीं है। खाली क्या चेंज हुआ है, अगर आप देख सकते हो ना, लास्ट की सेटलमेंट की एंट्री चेंज हो रही है। देखो 10,000 का बिल डिसऑनर हुआ है हर जगह पे, इन नोटिंग चार्जेस लगे 100 के वो भी हर जगह पे, इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे लगता है, शी इज रेडी टू पे 3,000 टू यू, तो 7,000 पे इंटरेस्ट लगेगा वो भी हर जगह पे। अब वो हमें सेटल कैसे करने वाली है? अगर वो हमें नोटिंग चार्जेस कैश में देने वाले या बिल में, इंटरेस्ट कैश में देने वाले बिल में, वो हमें ठीक से पढ़ना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली my cash and bill amount will change. I have to be a little bit careful, right? Whenever I decide what is my cash and what is my bill. समझ में आ रहा है? So ये रहते entries in the books of drawer. That is RAM. एक ही एग्जांपल लिया, मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि नोटिंग चार्जेस कभी कैश में आ सकते हैं, कभी बिल्स में आ सकते हैं, इंटरेस्ट भी कभी कैश में आ सकता है, कभी बिल में आ सकता है। सो देयर आर मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगता है? इंटरेस्ट हमें, राइट,
जितना बिल अमाउंट है माइनस, राइट, अमाउंट पेड बाय ड्रॉवी। 10,000 का बिल था, शी पेड यू 3,000, तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगा? 7,000 पे इंटरेस्ट लगा। समझ में आ रहा है? सो आई एम वेरी राइट प्रॉपर, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। मैं अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है। सो अब मैं थोड़े एक दो और केसेस लेता हूँ कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन, आई विल टेक दैट क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, इफ यू रेज द हैंड, अगर गलती से होता है तो थोड़ा केयर रखते जाओ, ठीक है, ऐसे ही मत करते जाओ, क्योंकि वो मेरे स्क्रीन पे इन राइट वो डिस्ट्रैक्शन टाइप हो जाता है फिर, क्योंकि मैं बोलते रहता हूँ, किसी का हैंड दिखता है तो आई नीड टू चेक दैट। सो एग्जाम्पल, ठीक है। बिल ऑफ रुपीज 1 लाख डेज ऑनवर्ड, ठीक है। ड्रॉवर पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज 2,000, ठीक है। देन ड्रॉवर, या आई विल से ड्रॉवी agrees to pay 40% of the of amount of the bill along with noting charges and accepts a new bill for 3 months, right, along with interest at the rate of 12% per annum, ठीक है। The new bill, right, the new bill honored on the due date. This is my question. You have to help me with some, right, things like ek. You have to tell me one. There is one question: is it necessary that the drawee will have to pay some amount before renewal of the bill? No, no, ma'am. It is not necessary. वही तो मैंने बोला कि अगर ड्रॉवी पे करते तो हम ले लेंगे, अगर नहीं पे करते तो पूरे अमाउंट का बिल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सो अगर इस केस में एग्जांपल 1 लाख का बिल है एंड ड्रॉवी डज नॉट पे एनीथिंग, तो पूरा 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, दैट इज एग्रीमेंट बिटवीन द ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, ठीक है। सो आगे, is in this question you have to first find out the interest to be charged, कितना इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा, कैश में कितना आएगा और नए नए बिल कितने का बनेगा। यू हैव टू फाइंड आउट these two things. You have 3 minutes. ऐसे खुद को ड्रॉवर की जगह रखो, चलो 5 मिनट ले लो, खुद को ड्रॉवर की जगह रखो और आप ऐसे समझो कि ये बिल आपका डिसऑनर हुआ है एंड आपको उससे सेटलमेंट करवानी है, तो आप कैसे करोगे? दीज आर द टर्म्स। You have 5 minutes and you have to ping me 2 amounts. One, amount of the interest. Second, amount to be received in cash. And तीसरा, right, new bill. आपको 3 अमाउंट्स कोमा डाल के लिखनी है, एक ही साथ लिख दो, right, तो मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। You have 5 minutes, कैलकुलेट करो।
फर्स्ट टेल मी इंटरेस्ट, देन टेल मी द कैश टू बी रिकवर्ड एंड द बिल अमाउंट. ठीक है. ओके दीपा. ओके वेंकट इंटरेस्ट. अच्छा. बिल फॉर अमाउंट पेंडिंग 60,000. ओके. ओके गुड. मैक्सिमम लोग मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर दे रहे हैं. सेटलमेंट करना आना चाहिए, कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, और फिर इंटरेस्ट कैश में आने वाला है या बिल में आने वाला है. ठीक है. व्हाट अबाउट नोटिंग चार्जेस. अरे प्रेम क्या कर रहा है तू. अच्छा यहाँ पे भी कोई आंसर आया है. परफेक्ट. अच्छा कोई लोग कैश करेक्ट दे रहे तो लाइक बिल की अमाउंट रॉन्ग दे रहे. ठीक है. सो आई विल चेक द आंसर. ठीक है. ध्यान देना, मैं आंसर पढ़ता हूं तो उसमें से कोई बच्चों का आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. कार्तिक सेज कैश 42,000 रहेगी एंड इंटरेस्ट 1740 रहेगा. ठीक है देखते हैं. दीपा मैम 42,000 कैश, इंटरेस्ट 1,800, देयरफॉर बिल अमाउंट 61,800. ओके. उसके बाद कुछ एकदम हटके ऐसे आंसर का वो मुझे चेक करने दो. श्रावणी बोल रही है इंटरेस्ट 1,800 है. अमृता 1,800. ओके. 7,200 इंटरेस्ट मुझे लग रहा है ना पूरे साल का होगा. आगे वो गलत है. 7,200. ठीक है. ठीक है देखते हैं. मैक्सिमम करेक्ट है. अब ध्यान देना क्या हुआ है. कितने का बिल था. एक सेकंड. दिस इज माय सॉल्यूशन. एंट्रीज बाद में आएगी, पहले अमाउंट तो ढूंढो. एंट्री पहले अमाउंट तो ढूंढो. कितने का बिल था. 1,00,000. डिसऑनर हो गया, प्लस हमें उससे 2,000 नोटिंग चार्जेस लेने. हम उसको बिल अमाउंट के लिए डेबिट करेंगे, फिर हम उसको नोटिंग चार्जेस उससे लेंगे, एंड प्लस हम इंटरेस्ट भी लेते हैं. ठीक है. इंटरेस्ट भी लेते हैं. इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे. इस 1,00,000 में से वो हमें कैश में कितना पे करने वाला है एंड बिल में कितना पे करने वाला है. ही इज रेडी टू पे, ड्रॉवी इज रेडी टू पे 40% अमाउंट ऑफ द बिल इन कैश, दैट इज 40,000 वो कैश देगा. इसका मतलब 60% अमाउंट वो हमें 60,000 बिल के थ्रू देगा. तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगती है. इंटरेस्ट 60,000 पे लगेगी. इंटरेस्ट 60,000 पे लगेगा एट द रेट ऑफ 12%. 12%
पर एनम मतलब 1% पर मंथ, 2% 2 मंथ्स का, 3% 3 मंथ्स का होता है। इसलिए 12% जनरली आप एग्जाम में देखोगे 10 एंड 20% जनरली आपको मिलेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। एंड कितने मंथ्स के लिए रिन्यू करना है? 3 मंथ्स, 3/12। सो इंटरेस्ट विल बी 1800। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1800। अच्छा, बिल के लिए कैश में कितना आएगा? 40,000। बिल में कितना जाएगा? 60,000। नोटिंग चार्जेस क्या लिखा है उन्होंने? ड्रॉवी एग्रीज टू पे 40% ऑफ द बिल अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस। तो ये कैश में आने वाला है। सो कैश में 40,000 प्लस 2,000, ऐसे 42,000 कैश में आएगा। इंटरेस्ट उन्होंने आगे लिखा है, and Ravi agrees to accept a new bill for 60% of the amount along with interest। तो ये बिल में आने वाला है। हमें टोटल ड्रॉवर को ड्रॉवी से कितना लेना है? 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 1,800, टोटल लेना है 1,03,800। 1,03,800 लेना है। उसमें से कैश में कितना आएगा? 40,000 एंड 2,000, 42,000 कैश में आएगा। बाकी 60,000 1,800 किस में आएगा? राइट, बिल के थ्रू आएगा। एंड ये बिल ड्यू डेट पे क्या हुआ है? ऑनर हुआ है। नया बिल आएगा 61,800 का, कैश हो जाएगी आपकी 42,000 की, एंड बिल हो जाएगा 61,800 का। और ये बिल बाद में ऑनर हो गया। अच्छी बात है, ऑनर होना हमेशा अच्छी बात होती है ड्रॉवर के लिए, ठीक है। सो अब हम इंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ध्यान देना, मैंने कुछ कोई नाम यूज नहीं किया है। सो नॉर्मली ड्रॉवर एंड ड्रॉवी बोलूंगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ये आ गया तो चैप्टर खत्म हो गया, खाली प्रैक्टिस बाकी है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, क्योंकि यही सबसे डिफिकल्ट है इस चैप्टर में। आप बोलोगे सर क्या डिफिकल्ट है? बहुत सिंपल है। अरे यही बच्चों को राइट डिफिकल्ट आता है। लेट्स सी। फर्स्ट, रिन्यूअल की एंट्रीज डालने, ठीक है। तो पहले सेल हुआ होगा, बिल ड्रॉ हुआ होगा, ये सब हुआ होगा। अब खाली रिन्यूअल के 4 एंट्रीज। फर्स्ट बिल डिसन होगा तो ड्रॉवर किसको डेबिट मारेगा? ड्रॉवी को। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बिल अमाउंट 1 लाख। डिसोनर की एंट्री हमेशा बिल अमाउंट के साथ होती है। 2, बिल्स रिसीवेबल, हमने एज्यूम किया कि बिल क्या हुआ है? रिटेन किया था आपने 1 लाख 1 लाख, ठीक है। सेकंड, नोटिंग चार्जेस की एंट्री। इसलिए मैं नोटिंग चार्जेस को हमेशा अलग रखता हूं। वन में कंबाइन द एंट्री, इन दैट केस उनके केस में 3 एंट्रीज रहेंगे, ठीक है। ड्रॉवी टू कैश मैं हमेशा अलग रखता हूं। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश 2,000। थर्ड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इंटरेस्ट भी लगाना है। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट 3 थप्पड़ मारने। ड्रॉवी बोलेगा थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको थप्पड़ मारेंगे ही मारेंगे। एक नहीं 3 बार मारेंगे। 1,802 इंटरेस्ट, इनकम से क्रेडिटेड 1,800। जिसने 7,200 इंटरेस्ट निकाला है, शायद से वेंकट ने निकाला है, he has calculated for the entire year, but you are not going to renew the bill for the entire year, you are going to give only 3 months extra। तो 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगाओगे, ठीक है। सो तो कितने बार डेबिट हुआ? 3 बार। एक 1 लाख, दूसरा नोटिंग चार्जेस, तीसरा इंटरेस्ट। अब रिकवरी, सेटलमेंट, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 प्लस, राइट, चाहे तो ऐसे लिखता हूं समझने के लिए। 40,000 प्लस 2,000 कैश में आ गए, 42,000। नए
बिल के थ्रू, नए एक्सेप्टेंस के थ्रू 60,000 प्लस 1,800, समझने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको टोटल लिख देनी है। टू, ड्रॉवी को क्रेडिट कर दो, ड्रॉवी का अकाउंट क्लोज कर दो, कितना, राइट, 1,03,800। आपने ड्रॉवी को 1,00,000 प्लस 2,000 प्लस 1,800, 1,03,800 डेबिट किया था, तो एक ही झटके में उसको क्रेडिट कर दो, उसका अकाउंट क्लोज कर दो। उससे कैश आगे, कैश डिसऑनर होने का कोई सवाल नहीं। जो नया बिल आया है 61,800, वो ड्यू डेट तक आपने रखा, एंड ड्यू डेट पे वो बिल ऑनर हो गया, इसलिए राइट, ऑनर ऑफ न्यू बिल, ऑनर ऑफ रिन्यूड बिल उस दिन पे, मतलब 3 मंथ्स के बाद उसकी एंट्री आ जाएगी, राइट, ध्यान देना, उसकी एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था वो, 61,800 का था ना नया बिल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 61,800, द रिन्यूड बिल ऑनर्ड, ठीक है। डिसऑनर होगा तो देखेंगे, पहले ऑनर देख रहे हैं, ठीक है। आगे, व्हाट विल द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, वही एंट्रीज बट रिवर्स हो जाएगी, पहले डिसऑनर, ड्रॉवर का कैलकुलेशन ड्रॉवी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, फिर से इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट मत करते बैठो। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बिल्स पेएबल पेड होता है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बट अगर वही डिसऑनर होता है बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर 1,00,000 1,00,000, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर 1,00,000 1,00,000। सेकंड, नोटिंग चार्जेस हमारे एक्सपेंस होते हैं, ड्रॉवी के एक्सपेंस होते हैं, इसलिए वो एक्सपेंस को डेबिट करेगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू ड्रॉवर को पे करने, ड्रॉवर उसके लिए क्रेडिटर बन जाएगा, 2,000 क्रेडिट किया। तीसरा, सर इंटरेस्ट भी पे करना है, इंटरेस्ट भी हम, ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, ड्रॉवी के लिए वो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,800 टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,800 टू व्हाट, राइट, ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट, ये भी ड्रॉवर को पे करना है। एंड फोर्थ, सेटलमेंट, ड्रॉवर को कैश दे दी और एक्सेप्टेंस दे दिया, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, 3 बार क्रेडिट किया था, एक ही झटके में डेबिट, पूरा किस्सा खत्म, 1,03,800 टू कैश, कितना, राइट, 42,000 की कैश पेड की, इन रिमेनिंग अमाउंट का एक्सेप्टेंस दे दिया, टू बिल्स पेएबल 61,800, 61,800, ठीक है, क्लियर है। जब बिल ऑनर होगा तब, नया बिल ऑनर कर दिया ना 3 मंथ्स के बाद, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 61,800, 61,800। एंड व्हेन यू प्रिपेयर एज ए कंपैरेटिव एंट्री ना, ड्रॉवर के बुक्स में, ड्रॉवी के बुक्स में, इससे हमें और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर है। सो दीज वर द एंट्रीज। तो नया बिल कितने का बना था, नया बिल बना था 61,800, ये हमने क्या एज्यूम किया, ड्यू डेट पे, राइट, ड्यू डेट पे वो बिल क्या हुआ है, ऑनर हुआ है। सपोज ये भी बिल अगर डिसऑनर होगा तो क्या, सपोज नया बिल कितने का बना था 61,800, अब मैं लिखता हूं, सपोज, ठीक है, द रिन्यूड बिल also got dishonored and, right, Drawey agrees to pay
rupees 21,800 in cash along with noting charges of rupees. मतलब नया बिल जो रिन्यू हुआ था वो डिस्काउंट हो गया, इसलिए नोटिंग चार्जेस लगे थे. चार्जेस ऑफ रुपीज 1,000. ठीक है, नोटिंग चार्जेस ऑफ 1,000 एंड accepts a new bill for balance along with interest at the rate of 12% per annum for 2 months. मैंने जो नया बिल बना था, नया बिल कितने का था? 61,800 का था. नया बिल कितने का था? देखो 61,800 का था. सो वो 1 लाख का बिल भूल जाओ, अब नया बिल आ गया अपने पास 61,800 का. ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. एंड उसके लिए ड्रॉवी बोलता है मुझे और 2 मंथ्स दे दो. आई एम रेडी टू पे यू 21,800 अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹1,000. एंड जो बैलेंस रहेगा वो मैं आपको इंटरेस्ट के साथ पे करूंगा. एक बिल एक्सेप्ट करूंगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. आपको मुझे फिर से वही बोलना है, 3 चीजें. कैश कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट कितना होगा और नया बिल कितना होगा. यू हैव नाउ लेस टाइम, नॉट 5 मिनट्स बट 3 मिनट्स. आपके सामने क्वेश्चन है, स्टार्ट. निकालो. अगर रिन्यूड बिल भी डिसऑनर होता है फॉर रिन्यूअल, डिसऑनर्ड फॉर रिन्यूअल बोलते हैं इसको. क्यों डिसऑनर किया? बिकॉज रिन्यूअल के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. विदाउट डिसऑनर एंट्री यू कैन नॉट रिन्यू. अगर आपको फिर से शादी करनी है तो पहले डिवोर्स ले लो. अगर आपको फिर से रिलेशनशिप में जाना है तो पहले ब्रेकअप कर लो. ठीक है, आगे. मैं इसको 10 बार भी डिसऑनर कर सकता हूँ. अगर आपके आंसर करेक्ट नहीं आए ना तो मैं 10 बार लेके जाऊंगा इसको. थोड़ा 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 मैं उससे कैश में लेते रहूंगा, बाकी बिल रिन्यू करते रहूंगा. आपके हाथ में इस क्वेश्चन को खत्म करना है, नहीं करना है. चावनी मैडम 780 कैसे आया वो आपका? हाँ, लास्ट 1 मिनट. तो सॉरी भाई मिस्टेक लिखा है तो करेक्ट तो बोलो हो जाए. करेक्ट इंटरेस्ट कितना है? ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स.
ओके, ठीक है, देखते हैं अब। पहला बिल डिसऑनर हो गया, इसलिए नया बिल निकाला था। नया बिल कितने, पहला बिल 1 लाख का था, वो बाउंस हुआ था। देखो 1 लाख का बिल बाउंस हुआ था, इसलिए हमने एक नया बिल ड्रॉ किया, 61,800 का बिल बना, वो भी बिल डिसऑनर हो गया। तो अब मैं लिखूंगा हमें क्या क्या लेना है, ड्रॉवर को ड्रॉ बिल से क्या लेना है। तो मैं बोलता हूँ 61,000 बिल अमाउंट लेनी है, 61,800 प्लस नोटिंग चार्जेस 1000, ये बिल अमाउंट लेनी है। जैसे आपका नया बिल आ गया, पहले वाले बिल को भूल जाओ, वो 1 लाख का बिल का कोई फायदा नहीं है, वो बाउंस हो गया, उसमें से 40,000 ऑलमोस्ट आ भी गए, ठीक है, बहुत लोगों का करेक्ट है। अब ध्यान देना इधर, ठीक है। तो 61,800 प्लस 1,000 नोटिंग चार्जेस प्लस सर इंटरेस्ट भी लेना है। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, क्या पूरे 61,800 पे लगेगा? अगर वो हमें कैश में कुछ भी नहीं देता है ना, तो 61,800 पे इंटरेस्ट लगेगा। बट ही इज रेडी टू पे यू कैश ऑफ रुपीज, कैश में कितना देने को रेडी है वो, राइट, 21,800 वो कैश में देने को रेडी है। मतलब बैलेंस बिल के थ्रू अभी भी कितना आएगा, अनपेड अमाउंट कितनी रहेगी, 40। 61,800 में से ही इज रेडी टू पे यू 21,800 इन कैश along with noting charges, noting charges भी वो कैश में देने वाला है। तो टोटल कैश में आएगा 21,800 प्लस 1000, 22,800 कैश में आएगा। एंड जो 40,000 बाकी है अभी भी मेन बिल का, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। वो हमें नोटिंग चार्जेस कैश में दे या ना दे, नोटिंग चार्जेस पे कभी भी इंटरेस्ट निकालना नहीं, ठीक है। 40,000 पे 12% फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के लिए रिन्यू हो रहा है ना, यस सर, फॉर 2 मंथ्स। देखते हैं, सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, कुछ तो 800 रुपीज आ रहा है। एंड ये भी राइट, ये 800 है, ये आपको बिल में आ जाएगा। 800 किस में आ जाएगा, बिल अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है। सो नया बिल कितने का बनेगा, 40,000 प्लस 800, 40,800 का बिल बनेगा, ठीक है। सो आई विल रिपीट द एंट्रीज, कुछ नहीं होता है, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके साथ। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ये आ गया तो मैं आपको बोलता हूं आपके लिए चैप्टर डन, आपके मिनिमम 15 मार्क फिक्स। एंड अगर कोरोना चालू रहा पूरे 1 साल, तो मे भी गवर्नमेंट आपको पास भी करवाएगी। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, फर्स्ट डिसऑनर हो गया ना, मतलब इसके आगे ही कंटिन्यूएशन में रहेगा। ये जो ऑनर की एंट्री ना, ये कैंसिल होके ये वाली एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब दीज एंट्रीज आर इन सीक्वेंस, समझ में आ रहा है। अगर ऑनर हुआ बिल तो रिन्यूअल का कोई सवाल है क्या, नहीं। डिसऑनर होगा तो आगे आएगा। चलो डिसऑनर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बिल अमाउंट, ओरिजिनल बिल अमाउंट कितनी की थी हमारी, 61,800। टू, बिल आपने रिटर्न किया था, टू बिल ससेबल, ठीक है। सेकंड, नोटिंग चार्जेस की एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, वही ऊपर के 4 एंट्रीज लिख रहा हूं मैं। नोटिंग चार्जेस आर 1000, टू कैश 1000। थर्ड, ड्रॉवी टू कैश, थर्ड इंटरेस्ट, इनकम रहेगा इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट लगेगा, 800 निकाला है हमने, टू इंटरेस्ट 800। एंड फोर्थ,
जितना कैश लेगा कैश ले लो, कैश अकाउंट डेबिट। वो हमें 21,800 कैश में देने को रेडी है, along with noting charges 1,000. So he is ready to pay you 22,800 in cash. 22,800 in cash, बराबर। रिमेनिंग अमाउंट बिल के थ्रू आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000 का बिल अभी भी बाकी है, प्लस इंटरेस्ट ऑफ 800 टू यस ड्रॉवी। कोई मुझे बोलेगा टोटल कितना हो जाएगा? 61,800 का बिल था हमारा, प्लस 1,000 62,800 प्लस 800 63,600। अकाउंट क्लोज हो गया। क्लियर है यहां तक? किसको डाउट? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। ठीक है, ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज, बिल्स पेएबल पेड होता है तो बिल्स पेएबल टू कैश, बट अगर डिसऑनर हो गया तो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। एग्जाम में ड्रॉवर ड्रॉवी नहीं रहेगा, उनके नाम रहेंगे। 61,800 61,800। फिर नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस रहेंगे, डेबिट किया जाएगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज टू ड्रॉवर को पे करने टू ड्रॉवर अकाउंट 1,000। हमने पेड किए होते कैश लिखते, बट हम नहीं पे करते, ड्रॉवर पे करते हैं हमारे लिए। हमें ड्रॉवर को पे करना होगा, टू दैट एक्सटेंट ड्रॉवर हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट भी एक्सपेंस बन गया, बिकॉज हम एक्स्ट्रा पीरियड मांग रहे हैं 2 मंथ्स का। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 200, नहीं 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, 2 मंथ्स के लिए पीरियड मांग रहे हैं, उसका इंटरेस्ट 800 आ रहा था। टू ड्रॉवर 800। क्लियर है यहां तक? नंबर 4, 3 बार क्रेडिट किया ड्रॉवर को, बिल अमाउंट के लिए, नोटिंग चार्जेस के लिए, इंटरेस्ट चार्जेस, एक ही साथ उसका अकाउंट खत्म कर दो। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट 63,600 टू कैश। आप कैश कितना देने वाले उसको? 22,800 and 2 you are gonna give new acceptance to bills payable 40,800 40,800। क्लियर है? ऐसा नो। अब नया बिल कितने का बन गया? 40,800। क्लियर है? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। निधि तेरा इंटरेस्ट रॉन्ग है, 780 कैसे आया मुझे नहीं पता। ठीक है, सो आगे अभी मैंने आपको सामने आंसर दिया है, वो चेक करो। ठीक है, आगे सर अब ये नया बिल क्या होगा? नया बिल कितने का हो गया? 40,800। आगे ऑन ड्यू डेट ऑफ renewed bill, on due date of renewed bill the bill got dishonored। oh my god, पहला बिल 1 लाख का डिसऑनर हो गया, फिर कुछ तो 61,800 का बिल ड्रॉ किया, वो भी डिसऑनर हो गया। अब एक नया बिल ड्रॉ किया 40,800 का, वो भी डिसऑनर हो गया। ऑन ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल द बिल गॉट डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। अगर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, विल यू रिन्यू द बिल? अरे कैसे रिन्यू करोगे? यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द इंसॉल्वेंट पर्सन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिबार्स insolvent person to enter into contract. Insolvent person is not a competent party to enter into contract. इंसॉल्वेंट पर्सन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
या आप भी उसके साथ नहीं कर सकते हो, लॉ विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस। अगर आगे जाके आप अरे कुछ होता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब ड्रॉवी जिसने बिल एक्सेप्ट किया है अगर वो खुद इंस्टॉलमेंट होता है तो अपने आप बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। हु डिक्लेयर्स ए पर्सन इंसॉल्वेंट, कोर्ट डिक्लेयर्स ए पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट। तो खुद उस पर्सन को अप्रोच करना होता है कोर्ट में कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, या क्रेडिटर्स में अप्रोच टू द कोर्ट कि उस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, उसकी प्रॉपर्टी ले लो और वो सेटल करके हमें हमारा पैसा दे दो। समझ में आ रहा है? जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाएगा ऑन द सेम डेट, रुकना नहीं, पहले काम, राइट, डिसऑनर की एंट्री डालने की। एंड यहाँ पे लिखा है कि ऑन द सेम डेट, ड्यू डेट पे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ एंड देयरफॉर द बिल विल गेट डिसऑनर। 50% 50 पैसे ए रूपी कुड बी रिकवर्ड। अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ तो विल यू गो एंड पे नोटिंग चार्जेस? नो। वैसे भी आपको पता है नोटिंग चार्जेस भी पूरे नहीं मिलेंगे, बिकॉज इंसॉल्वेंट पर्सन आपको 100% पेमेंट नहीं करता। आप जाओ कि नोटिंग चार्जेस पे करोगे वो भी आपको पूरे रिकवर नहीं होंगे। तो जनरली इंसॉल्वेंट केस में नोटिंग चार्जेस नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो हम क्वेश्चन में तो हम रिकॉर्ड करेंगे, जनरली नहीं रहेंगे। 50 पैसे ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम, ठीक है, प्राइवेट स्टेट, प्राइवेट स्टेट ऑफ रॉवी। बस, रिन्यूअल का कोई सवाल ही नहीं है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, अभी तक मैंने किस पे डिस्कशन किया, रिन्यूअल पे डिस्कशन किया। बिल डिसऑनर होता है तो मैंने बोला एक रिन्यू होगा या दूसरा होगा इंसॉल्वेंट। तो मैंने रिन्यूअल के 2-3 एग्जांपल लेके आपको समझा, वही एक एग्जांपल में 2 बार रिन्यू किया एंड तीसरे बार वो डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब मैं इंसॉल्वेंसी में क्या होगा वो समझाऊंगा। हमें कितना रिकवर करना है। अब नया बिल कितने का था, 40,800 का था। कितने का था, 40,800। देखो ठीक है, 40,800 का था। ड्यू डेट पे न्यूज आ गई कि ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया। ड्यू डेट पे न्यूज आ गई ड्रॉवी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, सो देयर इज वन क्वेश्चन, आई विल टेक दैट क्वेश्चन। हाँ प्लीज, हेलो, ठीक है, शायद इस गलती से किया होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, ड्यू डेट पे न्यूज आ गई कि ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, पहले डिसऑनर करो बिकॉज वो पैसे रिकवर होने वाला नहीं, वो बिल कैंसिल हो जाएगा अपने आप। सो ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी बिल डिसऑनर हो जाता है। तो ड्रॉवर के बुक्स में कंटिन्यू, राइट, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ठीक है, ध्यान देना। पहले बिल इसके कंटिन्यूशन में एंट्री आएगी, पहले वाले के कंटिन्यूशन में रहेगी। मैं 1 2 3 4 दे रहा हूं समझाने के लिए, उसके कंटिन्यूशन में एंट्री आएगी। ठीक है, फिर से बिल डिसऑनर कर दो, ड्रॉवर डिसऑनर की एंट्री क्या डालेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बिल उसके पास ही था इसलिए बिल से सेवर, टू बिल से सेवर। अगर डिस्काउंट क्या होता, टू बैंक, इंडोर्स किया होता, टू इंडोर्सी, कलेक्शन के लिए भेजा होता, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। नया बिल था 40,800, 40,800। सेकंड, नोटिंग चार्जेस की एंट्री रहती तो ड्रॉवी टू कैश आती, बट नोटिंग चार्जेस की एंट्री नहीं है।
अब हमें ड्रॉवी से 40,800 लेना है, नोटिंग चार्जेस 0, टोटल कितना लेना है 40,800। इंटरेस्ट लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, अरे पहले बिल तो दे दो फिर इंटरेस्ट का सोचेंगे, वो इंस्टॉलमेंट हुआ है, ठीक है, रिन्यूअल में इंटरेस्ट आता है, इंस्टॉलमेंसी में नहीं। टोटल 40,800 लेना है, उसमें से ही कुड पे और हिज उसके प्रॉपर्टी से हम 50 पैसे ए रुपी कुड रिकवर। 50 पैसे रुपए मतलब 50%, रुपी में 100 पैसे होते हैं, उसमें 50 पैसे रिकवर हुए मतलब 50 पैसे बैड डेट्स हो गए। 40 पैसे रुपी मतलब 40%, 60 पैसे ए रुपी मतलब 60%। तो हमें उसे 40,800 लेना है, उसमें से वो हमारा डेटा है, डेबिट है, देखो उसमें से 50% रिकवर हुए, 50% बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स की एंट्री डालनी है, कैश अकाउंट डेबिट। 20,400 रिकवर हुए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 20,400, राइट, टू कर दो उसका अकाउंट क्लोज, अकाउंट रख के भी कोई फायदा नहीं है, 40,800। सो अगर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होता है तो दो एंट्रीज आती है, पहले डिसऑनर किया जाएगा एंड फिर जितना मिला उतना रिकवर करेंगे, बाकी क्या हो जाएगा हमारे लिए बैड डेट्स हो जाएगा। रिन्यूअल का कोई टेंशन है क्या? नहीं है, क्लियर है। नाउ व्हाट विल बी द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी? ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्रीज आएंगे? फर्स्ट, पहले वो डिसऑनर करेगा, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, कितने का बिल था 40,800, 40,800 टू ड्रॉवर, तो ड्रॉवर फिर से क्रेडिटर हो गया 40,800। सेकंड, इस 40,800 में से अब मैं ड्रॉवी के लिए एंट्री कर रहा हूं, मैं ड्रॉवी का अकाउंटेंट हूं, मैंने 40,800 में से खाली 50% मैं पे कर पाया हूं, तो एंट्री आ जाएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट 40,800 टू कैश, कितना दे पाया मैं 20,400 दे पाया। एंट्री टैली नहीं हो गया कि आप इसको बैड डेट्स नहीं बोलोगे, क्रेडिटर के लिए बैड डेट्स होता है, डेटर के लिए क्या? अभी तक हमने क्या सीखा था 11th में कि जब डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बैड डेट्स होता है, या जब डेटर पैसे नहीं देता है तो वो बैड डेट्स हो जाता है। ये हमने क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ से देखा। डेटर के लिए क्या बोलोगे? मैं सपोज आपको पेमेंट नहीं कर पाता तो मेरे लिए क्या रहेगा? मैं तो थोड़ी बोलूंगा कि ये मेरे लिए बैड डेट्स है, मैंने आपको पेमेंट नहीं किया है, आपके लिए बैड डेट्स है, मेरे लिए मेरी डेफिशिएंसी है, इट्स माय डेफिशिएंसी दैट आई कुडंट पे यू। तो जब बैड डेट्स होता है तो क्रेडिटर के बुक्स में बैड डेट्स अकाउंट आता है एंड डेटर के बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट आता है। डेफिशिएंसी हम इंसॉल्वेंसी, राइट, डिसोल्यूशन चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 10 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, उसमें इंसॉल्वेंसी होती है तो कैसे ट्रीट करना है। फिलहाल मैं इतना ही समझाऊंगा कि 40,800 में से मैं 20,400 पे कर पाया, जो पे नहीं कर पाया वो मेरी डेफिशिएंसी है, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। आगे से बैड डेट्स अकाउंट, जब भी डेटर इंसॉल्वेंट होता है तो क्रेडिटर के बुक्स में बैड डेट्स आ जाता है एंड डेटर के बुक्स में डेफिशिएंसी आती है। डेटर बोलता है ये मेरी डेफिशिएंसी है, आई कुडंट पे यू 20,400, if I can't recover it is a bad debts, if I can't pay it is deficiency। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, वर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई कांट रिकवर बैड डेट्स, इफ आई कांट पे इट्स अ डेफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? तो ये आपने फर्स्ट टाइम सीखा होगा कि अभी तक हम बैड डेट्स पता था बट हमें क्रेडिटर के लिए पता था, ना ही मुझे किसी ने पूछा भी था कि सर इसके लिए क्या रहेगा, ड्रॉ डेटर के बुक्स में क्या रहेगा। डेटर के बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट रहेगा एंड ऑब्वियसली ये जो ड्रॉ भी है वो इंसॉल्वेंट हुआ है तो उसके असेट सेल किए जाएंगे, उससे लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाएगा वगैरह वगैरह, एंड एंड में दिस डेफिशिएंसी विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। वो हम इन डिटेल में सीखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है। सो ड्रॉवर के बुक्स में बैड डेट्स अकाउंट आता है एंड ड्रॉवी के बुक्स में उसके लिए कौन सा अकाउंट आता है? डेफिशिएंसी अकाउंट आता है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी?
ठीक है। सो कल मैं इसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हम लेजर भी समझेंगे। ठीक है, ये नया है, नया है वह ये वाला। ठीक है, sir, on what occasion does the court declare a person, right, when I am not in position to pay off my liabilities, my assets are insufficient to pay off my liabilities, I will be declared as insolvent. For your information, Amitabh Bachchan once was declared insolvent. Amitabh Bachchan भी, you will be in shock. अमिताभ बच्चन को भी एक राइट एक टाइम, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, अगर आप गूगल पे देखते हो तो आपको मिल भी जाएगा, एक सेकंड। या एक सेकंड। So you will find many news, आप गूगल पे डाल दो अमिताभ बच्चन ऑन बैंक्रप्सी डेज वगैरह, राइट। देयर इज वन वीडियो एक्चुअली, मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड। ये न्यूज है, आई विल शेयर विथ यू, ये पता होना चाहिए कोई चीज है। ठीक है, देखो मनी कंट्रोल की न्यूज है। ठीक है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, in the late 1990s when Bollywood actor Amitabh Bachchan went bankrupt, it was Dhirubhai Ambani who had offered to help him. Speaking at the Reliance Industries annual event on Saturday, Amitabh Bachchan recalled Dhirubhai had sent Anil Ambani to help him financially emerge out of the crisis, which he had politely refused. एक फंक्शन में, राइट, एक फंक्शन में, राइट, अमिताभ बच्चन ने एडमिट भी किया था, राइट। आई डोंट नो, ओके, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आप लोगों को, शायद से आवाज आएगा, आई एम डाउटफुल, एक सेकंड ना। सो जस्ट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कोई चीजें एज ए स्टूडेंट, कोई चीजें बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट, आई विल ट्राई टू चेक ऑन माय लैपटॉप। अमिताभ बच्चन में भी वो, आई थिंक कोई तो मूवी कूली के टाइम वगैरह कुछ तो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो एक्टिंग कर नहीं पाया था कुछ साल, तो ही एंटर इनटू समथिंग प्रोडक्शन हाउस, वो प्रोडक्शन हाउस में काम करना स्टार्ट किया उसने, एंड उसके 2-3 मूवीज कुछ तो फ्लॉप गए थे, उसने बहुत लोन्स वगैरह लिए थे, तो एट दैट पॉइंट टाइम ही कुडंट रिपे दोस लोन्स वगैरह, तो ही वाज डिक्लेयर्ड एज ए इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, एंड तब धीरूभाई अंबानी ने उसको बोला होगा कि आई एम रेडी टू हेल्प यू, ही डिनाइड इट, एंड बाद में उसको मोहब्बतें मूवी मिली थी, मोहब्बतें, यश चोपड़ा ने, राइट, वो मूवी डायरेक्ट की थी, मोहब्बतें वाज क्वाइट हिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो उस मूवी ने अमिताभ बच्चन को लिफ्ट दिया, उसके बाद केबीसी वगैरह आया, नाउ यू नो अमिताभ बच्चन को आजकल, राइट, उस चीज से एवरीबॉडी नोज कि आज उसका स्टेटस क्या है, तो इवन बैंक्रप्सी के बाद भी आप, राइट, रिकवर कर सकते हो। अगर ये वीडियो यहाँ पे प्ले होता है ना, तो दैट विल बी रियली गुड, एक ही मिनट का वीडियो है। आई डोंट नो, मतलब आपको आवाज आएगी नहीं आएगी, खाली पिंग करना मुझे।
I'm using mobile data basically. Can you hear it? इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं अंबानी और रिलायंस परिवार को अपना आभार प्रकट करता हूँ. Can you hear it? Just ping me. अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ. कई बार लोग कहते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में इतना कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, उनका जीवन तो एक खुली किताब है, हर साल वही किताब पढ़ने से दोहराने से क्या फायदा. तो जवाब उसका ये है कि गीता को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हर बार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक नई सीख, नई सोच, एक नया उपदेश मिलता है. धीरूभाई का जीवन गीता उपदेश से कम नहीं था. कर्मयोगी थे वो. कहते थे ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ज्ञान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का. मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान, कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर. हिंदुस्तान को जिसने गुलामी की मानसिकता से जगाया, जिसने हमारी क्षमता से परिचय करवाया, टेक्नोलॉजी को गले लगाया और एक ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का निर्माण किया कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े हुक्मरानों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि हु इज दिस धीरूभाई, वेयर इज ही फ्रॉम. धीरूभाई का मानना था कि लोगों में खुशी के साथ साथ अपनापन बांटने से भरोसा बढ़ता है. शायद इसीलिए जो अभी ईशा और राकेश ने कहा, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया रिलायंस. भरोसा. ये पूछे जाने पर कि वो सबसे ज्यादा खुश कब होते, तो जवाब मिला जब हिंदुस्तान खुश होता है. अपनी दौलत, अपनी संपत्ति को बांटना, ये उनका व्यक्तित्व था. छोटे से छोटे दफ्तर में पीएन से लेकर के होटल के कर्मचारियों, सड़क पे चलते आम आदमी को उन्होंने रिलायंस के शेयर्स बांटे और उन्हें धन बनाने का अवसर दिया. लेकिन सज्जनों, मुझ पर भी एक बार उनकी दया दृष्टि पड़ी. जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया. मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य. कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लगे. ये बात धीरूभाई को पता चली. बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो. अनिल ने मुझे आकर ये बताया, सचमुच जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती. उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊं. ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया. एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया. ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे बात कर रहे थे. मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो. मुझे बड़ा अजीब लगा. मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं. उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे. फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, ये लड़का गिर गया था,
लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया। मैं इसकी इज्जत करता हूं। उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। ये उनका व्यवहार। धीरूभाई अपने देशवासियों के लिए क्या मायने रखते थे, उस पर एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी टेल को मैं यहां बयान करना चाहूंगा। दो बुजुर्ग कमरे में बैठे कुछ गंभीर बातें कर रहे थे और उसमें व्यस्त थे। एक बुजुर्ग का पोता जो था, छोटा बच्चा, कमरे में खेल रहा था, इधर उधर दौड़े, आवाज करे और अपने दादा को डिस्टर्ब कर रहा था। बच्चे को वहां से हटाने के लिए बुजुर्ग ने वहां पर पड़ी एक मैगजीन का पन्ना फाड़ा और उसके कई टुकड़े करके बच्चा देखकर चला, अरे दादू ये क्या किया आपने? इस पर तो हिंदुस्तान का नक्शा था, आपने तो फाड़ दिया इसे। दादू ने बच्चे से कहा, चल जा, तू जोड़ दे, जा जोड़ के लेके आ जा। बच्चे को कमरे से बाहर भेजने का उपाय अच्छा था और कुछ ही मिनटों में वो बच्चा वापस कमरे में और हाथ में जुड़ा हुआ पन्ना। दादू हैरान, पूछा, इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? बड़ा आसान था दादू, बच्चा बोला। इसके पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने उस तस्वीर को जोड़ा और इंडिया अपने आप जुड़ गया। दादू ने पन्ना घुमाकर देखा, पीछे सारे इंडिया को जोड़ने वाले धीरूभाई अंबानी की तस्वीर थी। देवी और सज्जनों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सो राइट, इन दैट केस, मतलब किसी ने मुझे पूछा कि क्या होता है बैड डेट्स, मतलब इंसॉल्वेंसी। सो if you are not in position to pay off your balances, right, you may become bankrupt. And in that case, right, so in that case, right, हम bankrupt हो जाते हैं and obviously we may enter, right, अगर हमें काम मिलता है वगैरह, जैसे अमिताभ बच्चन का आपने देखा होगा, राइट, वो उसने वही बोला कि एंड में, राइट, उसको काम मिलना स्टार्ट हो गया उनको, एंड देन ही बिकेम व्हाट ही इज टुडे. So if you are not in position to pay off your liabilities, right, with your assets, your bank balance will obviously will become zero. And in that case, या तो खुद आपको जाके कोर्ट को अपील करनी होती है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, या थर्ड पार्टीज ही, राइट, आप पे इंसॉल्वेंसी के केस डाल सकते हैं, बिकॉज दे वांट टू रिकवर मनी, वट एवर इज पॉसिबल, वो आपसे रिकवर करना चाहते हैं, एंड वो कोर्ट के में जाएंगे एंड दे विल रिक्वेस्ट कोर्ट टू डिक्लेयर यू इंसॉल्वेंट. आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो प्राइवेट एस्टेट है, उसको अटैच किया जाएगा एंड दैट विल बी यूज्ड टू पे ऑफ द लायबिलिटीज. समझ में आ रहा है? सो दैट इज ए प्रोसेस, वो हम थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे इन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, राइट. एंड मैं यहाँ पे कैसे आ गया, बिकॉज अगर हम खुद इंसॉल्वेंट होते हैं तो जो जिनको हम पे नहीं कर पाते उनका बैलेंस, एग्जांपल मुझे 10 लाख क्रेडिटर्स को पे करना है, बट आई कुड पे ओनली 6 lakhs टू द क्रेडिटर्स, तो मेरे बुक्स में एंट्री आ जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू बैंक अकाउंट 6 lakhs, रिमेनिंग 4 lakhs इज माय डेफिशिएंसी टू डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट 4 lakhs. क्रेडिटर के बुक्स में एंट्री आ जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 6 lakhs, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4 lakhs टू डेटर अकाउंट क्रेडिट 10 lakhs. क्रेडिटर के लिए जो बैड डेट्स होता है, डेटर के लिए वो डेफिशिएंसी होता है, ठीक है. एंड डेटर के पूरे अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे, उसके पूरे एसेट सेल किए जाएंगे, जितना पेमेंट हुआ उतना पेमेंट, बाकी क्रेडिटर्स का लॉस होगा, राइट. इसकी डेफिशिएंसी उनका लॉस हो जाता है, ठीक है. सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर, राइट. कल हम इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. थैंक यू.